हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग लेके आ गए हैं क्लास थर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दरारों में सबसे सामान्य कारण क्या हो सकते हैं। जो क्रैक्स वगैरह पड़ते हैं उसके सबसे कारण क्या हो सकते हैं। नरम मिट्टी की ईंट के सड़ने से नींव की विफलता। अगर जो हम फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन में अगर हमने कच्ची ईंट की है, अगर वो ईंट क्या हो रही है, सड़ जा रही है या ख़राब हो जा रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। जब वहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है तो बिल्डिंग क्या करेगी, बिल्डिंग भी थोड़ा सा सेटल करेगी। तो वहाँ पे जो है क्या करेंगे, थोड़ा बहुत सेटल होगा, हल्का सा का सेटल होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फेलुअर। वहाँ पे हल्का सा क्या होगा, क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस बन जाते हैं। पेड़ की जड़ वृद्धि, जो हमारी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग के आसपास जो पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, अगर उसकी जड़ें जो है फाउंडेशन तक पहुंच रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ भी सेटलमेंट हो सकता है। तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं। पुराने भवन में नींव का अभाव, जो पुराने भवन है वो उसके अगर नींव हमने सही से नहीं बनाई है, तो वहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, क्रैक्स वगैरह आने की संभावना होती है। तो यहाँ पे जो हमारा पहले का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक संकुचन किन कारकों पर निर्भर करता है। जो हमारा प्लास्टिक संकुचन होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज होता है, वो किसकी वजह से होता है, तापमान के कारण होता है। ठीक है, कंक्रीट का गर्मी के संपर्क में, कंक्रीट का तापमान गर्मी के संपर्क में, परिभाषी वायु के सापेक्ष आर्द्रता हवा का। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, गर्मी के संपर्क में। ठीक है, तो हमारा दूसरा का कौन सा होगा, दूसरे का 2 का बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। रेगना सीमा क्रीप एक्सटेंट किन कारकों पर निर्भर नहीं करती है। क्रीप एक्सटेंट जो होता है, क्रीप एक्सटेंट ये क्या होता है, क्रीप जो होता है वो जो होता है डेड लोड ऑफ, जो स्ट्रक्चर का डेड लोड है उसकी वजह से क्या होता है, उसमें क्रीप्स वगैरह आते रहते हैं। तो क्रीप्स जब आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्लेक्शंस होने के चांसेस बने रहते हैं। डिफ्लेक्शंस का हिंदी में क्या, विकृति जहाँ पे होती है उसी को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पे उसके आने के चांसेस रहते हैं। तो जब क्रीप्स जो होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज, टाइम के साथ क्रीप जो होता है क्या करता है, इंक्रीज बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड का जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, कंक्रीट का तापमान किस पे नहीं डिपेंड करती, कंक्रीट के तापमान पे, जल सीमेंट अनुपात, या फिर हमारा सी है शेप ऑफ द स्ट्रक्चर से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पे कौन सा, किस पे नहीं डिपेंड करेगी, जो है कंक्रीट के तापमान पे नहीं डिपेंड करेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, संरचना के विभिन्न भागों में असमान असर दबाव के कारण दरारें पड़ जाती हैं। असमान असर, कहीं कहीं अगर प्रेशर, मान लीजिए प्रेशर क्या है, कहीं ज़्यादा प्रेशर से, या कहीं लोड ज़्यादा है, किसी बिल्डिंग में कहीं लोड ज़्यादा आ रहा है, कहीं लोड कम आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दबाव के कारण क्रैक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं मान लीजिए इस बिल्डिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, यहाँ पे बहुत कम लोड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पोर्शन में क्रैक होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन क्या है, ट्रू है। ठीक है, सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिनाई वाले जोड़ों में दरार का मुख्य कारण होता है, जहाँ पे चिनाई वगैरह हम करते हैं वहाँ पे अगर क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चर होगा, सल्फेट होगा, मैग्नीशियम होगा, या सोडियम होगा। तो यहाँ पे जो चिनाई वाले जोड़ों में दरारें के मुख्य कारण किसकी वजह से आता है, मॉइस्चर की वजह से नहीं आता है, सल्फेट, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो होता है हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी, सल्फेट की वजह से जो होता है वहाँ पे क्रैक्स आने की संभावना रहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य दीवार और क्रॉस वॉल के बीच की दीवार को निम्न का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। जैसे हमारी ये मेन वॉल है, मेन वॉल, और ये हमारी ये यहाँ पे मेन हमारी क्या है, ये मेन वॉल है,
मेन वाल को हमें इसको क्या करना है, इसको इस वाल से हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राउटिंग करेंगे, रिबाउंडिंग करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, टूथिंग करते हैं। मान लीजिए टूथिंग हम कैसे करते हैं, टूथिंग जो होता है ये मान लीजिए हमारी वाल है, तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा ऐसे करके हम एक ईंट की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब हम जब इसको हम इस ईंट से मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगा। जब बॉन्डिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 6 का कौन सा ऑप्शन होगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जा, डी इज़ द राइट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकुड़न दरार का कारण क्या है। सिकुड़न जहाँ पे श्रिंकेज वगैरह आता है वो किसकी वजह से आता है। क्यूरिंग अपर्याप्त रहा है, मोर्टार बहुत गीला होता है, या इस्तेमाल की गई रेत बहुत महीन होती है। तो सिकुड़न जो होता है यहाँ पे सिकुड़न जो होता है, या फिर अगर हमने मोर्टार जो है, क्यूरिंग जो है, अगर हमने मोर्टार बहुत गीला होता है, ठीक है, या क्यूरिंग अपर्याप्त रहा है, या इस्तेमाल की गई रेत बहुत महीन है। तो यहाँ पे जो हमारा 7 का होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डी होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सिकुड़न दरार का क्या कारण है। मोर्टार बहुत गीला है, या क्यूरिंग अपर्याप्त रहा है, इस्तेमाल की गई रेत बहुत महीन है। तो यहाँ पे मोर्टार बहुत गीला है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे मोर्टार गीला है, अगर हम वहाँ पे क्यूरिंग नहीं करते हैं, क्यूरिंग जब अपर्याप्त रहता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा सीमेंट को जितना सेट होने के लिए जितनी नमी की ज़रूरत पड़ती है वो नमी उसको नहीं मिल पाती। तो वहाँ पे क्या होगा, सीमेंट वहाँ पे सेट नहीं हो पाती। तो वहाँ पे क्या आ सकता है, वहाँ पे क्रैक्स आ सकता है। तो हमारा यहाँ जो 7 का जो डी ऑप्शन नहीं होगा, 7 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिनाई की समस्याओं में दरार क्या दर्शाता है। ठीक है, इंगित करता है कि दीवार हिल गई है, दीवार के भीतर मोमेंट को इंगित करता है, इंडिकेट मोमेंट विदिन द सेल, अत्यधिक नमी का संकेत देता है, या पेंट में फंसी नमी को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो होता है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये कोई वाल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रैक्स वगैरह मान लीजिए ऐसे करके क्रैक्स जो आप लोग दिखते हैं, कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है, ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो इस टाइप के जो क्रैक्स आते हैं वो किसकी वजह से, जो मोमेंट्स ऑफ वॉल जो होती है, उस दीवार जो है एक तरफ से क्या होती है, झुक जाती है। तो इस तरह का क्रैक्स क्या होता है, हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाता है, दीवार के भीतर मोमेंट को इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8वां का कौन सा होगा, 8 का बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिनाई की समस्याओं में पेंट ब्लिस्टरिंग क्या होता है। ब्लिस्टरिंग जो होता है वो पेंट का एक डिफेक्ट होता है। किस चीज़ में होता है, ये पेंट में आता है। ठीक है, पेंट में आता है। क्यों होता है, अगर जिस दीवार में हमें मान लीजिए इस दीवार में हमें क्या करनी है, पेंटिंग करनी है। अगर इस दीवार में नमी है, पेंटिंग करनी है, और ये दीवार हमारी कैसी है, दीवार नमी है, यहाँ पे मॉइस्चर्स है। अगर ये मॉइस्चर को हम नहीं हटाते हैं, उसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, इस पर पेंट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पेंट हमारा छूटने लगता है कुछ टाइम बाद। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ब्लिस्टरिंग क्या है। इंगित करता है दीवार हिल गई है, दीवार के भीतर मोमेंट, ये भी नहीं है, ऊपर पढ़ा हमने। अत्यधिक नमी का संकेत देता है, नहीं। पेंट में फंसी नमी को दर्शाता है, जो पेंट में नमी फंस गई है उसी को दर्शाता है वो। ठीक है, पेंट हमने कर दिया, अंदर नमी है, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद वहाँ से पापड़ जैसी पपड़ी पड़ जाती है, तो वो हमें देखने को मिलती है। तो हमारा 9 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जब नमी घुले हुए लवणों को ले जाती है तो ईंट की सतह पर सफ़ेद जमाव, जो हमारा ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स में जो ये हम ऊपर जो हम क्या देखते हैं, ऊपर जो सफ़ेद वाइट कलर का जो हमें धब्बा दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इफ्लोरेंसेस। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्डिंग मटेरियल में, इफ्लोरेंसेस बोलते हैं। तो हमारा कौन सा हो गया, फूल जाती है ब्रिक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इफ्लोरेंसेस बोलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सीमेंट कंक्रीट का प्रारंभिक
होता है जो मुख्य रूप से रूपों के माध्यम से पानी की हानि रूपों की सतहों द्वारा अवशोषण आदि के कारण होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट में जो क्या होता है मुख्य रूप से माध्यम की पानी की हानि, जब कंक्रीट में वाटर का लॉस होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्या कंक्रीट हमारी क्या करेगी, वहाँ पे श्रिंकेज कर जाएगी, ठीक है, श्रिंकेज कर जाएगी। तो वहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंक्रीट का थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वहाँ से पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो वही है हमारा संकोचन बोलते हैं। तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, थर्मल मोमेंट के कारण दरारें आमतौर पर किस चीज़ से ठीक की जाती हैं। थर्मल मोमेंट के कारण दरारें आमतौर पर कैसे हम ठीक करते हैं, थर्मल मोमेंट अगर हो रहा है तो हम कैसे ठीक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है, तो जाहिर सी बात है सैंड से आप ठीक करते हैं, सिर्फ सैंड नहीं, ये तो गलत है, मोर्टार वहाँ यूज करेंगे, ठीक है। मोर्टार इज़ द क्या होगा, मोर्टार हमारा सही होगा, मोर्टार इज़ द राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर सी, जिप्सम भी नहीं यूज करेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। बी मोर्टार यूज करेंगे, गारा जिसे हम बोलते हैं सीमेंट और सैंड का जो हम मिक्सचर बोलते हैं उसी को हम मोर्टार बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उन जगहों के लिए किस प्रकार के ग्राउट का उपयोग किया जाता है जहां संरचना की ताकत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमें वहाँ पे नहीं बढ़ानी है तो हम वहाँ पे कौन सी ग्राउटिंग का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को, ग्राउटिंग क्या होती है। ग्राउटिंग वो होती है जो हम पंप के जरिए जो हम क्रैक्स वगैरह को फिल करते हैं विद हाई प्रेशर्स के जरिए, ठीक है। पाइप्स होती है उसमें हम हाई प्रेशर के जरिए क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होता है तो उसके जरिए हम क्रैक्स वगैरह को फिल करते हैं, तो उसी को हम क्या ग्राउटिंग बोलते हैं। गैस बनाने वाले ग्राउट या सल्फो एल्युमिनियम सीमेंट रेत ग्राउट। तो यहाँ पे जो हमारा जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे हम क्या करेंगे, सीमेंट रेत ग्राउट्स का यूज करेंगे, ठीक है। गैस बनाने वाले ग्राउट नहीं, सल्फर एल्युमिनियम ग्राउट नहीं, फाइबर्स प्रबलित इंजेक्शन ग्राउट्स नहीं यूज करें, सीमेंट रेत ग्राउट हम वहाँ पे यूज करेंगे। सी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे आज 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर। किस प्रकार में उच्च दबाव में कंक्रीट या मोर्टार को पंप करते हैं। पंप हम किस में करते हैं, अभी हमने ऊपर बताया था, यूनिटिंग, स्टिचिंग, ग्रोविंग, सीलिंग। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रक्रिया में उच्च दबाव में कंक्रीट या मोर्टार को पंप करना शामिल है। अगर हमें कंक्रीट के उच्च प्रेशर के जरिए हमें कंक्रीटिंग करनी है तो हम कहाँ पे करते हैं, तो उसमें जो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गुनिटिंग बोलते हैं, GUNI गुनिटिंग बोलते हैं। गुनिटिंग हम कहाँ पे करते हैं, जैसे हम कोई मेस हमने बनाया, ये कोई मेस है, जाली है, इस जाली में हमें क्या करें, कंक्रीटिंग करनी है विद किसके द्वारा, पाइप या पंप के द्वारा। तो हाई प्रेशर का पंप हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम कंक्रीटिंग करते हैं सीमेंट सैंड प्लस एग्रीगेट को मिला के, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गुनिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा 14 का ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिनाई की दीवार में तिरछी दरारें का उपचार क्या होता है। भवन का निर्माण एक समान अभिलक्षण वाली मिट्टी पर करना, गहरी नींव का प्रयोग करना। अगर ये तिरछी दरारें जो डायगोनल क्रैक्स जो आते हैं, तिरछी डायगोनल क्रैक्स अगर हमारे बिल्डिंग्स में आ रहे हैं, तो चिनाई की दीवार में अगर वहाँ पे डायगोनल क्रैक्स आ रहे हैं तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। भवन का निर्माण एक समान अभिलक्षण वाली मिट्टी पर करना, जो भी ऐसी मिट्टी का हम यूज करेंगे, अगर फाउंडेशन उस मिट्टी पर बनाएंगे जहाँ पे जिसकी बियरिंग कैपेसिटी हर जगह के हो, सेम हो, तो वहाँ पर वो हम यूज कर सकते हैं। गहरी नींव का प्रयोग करना, वहाँ पर हम क्या डीप फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। भराव वाली मिट्टी पर निर्माण से बचना चाहिए, जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, जहाँ पे मिट्टी का क्या वहाँ फिलिंग की गई है मिट्टी, वहाँ पे मिट्टी कहीं और से लाके मिट्टी वहाँ पे डाली गई है, तो वहाँ उससे बचना चाहिए। तो हमारा उपरोक्त यहाँ पे कौन सा होगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा। तो डी हमारा यहाँ पे सही होगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिनाई की समस्याओं में उभड़ा हुआ क्या दर्शाता है, इंगित करता है कि दीवार हिल गई है, इंडिकेट द वॉल हैज़ मूव्ड, और दीवार के भीतर मूवमेंट को इंगित करता है, या अत्यधिक नमी को संकेत करता है। इंडिकेट ये जो होता है हमारा, चिनाई की समस्याओं में उभरा हुआ क्या दर्शाता है कि हमारा दीवार जो है, इंडिकेट द
दीवार हमारी हिल गई है, उभड़ा हुआ क्या मतलब, ये जो है हमारा वाल है, ये कोई वाल है, वाल जो है मोमेंट्स हल्का सा क्या होता है पोर्शन उसका क्या होता है बाहर की तरफ निकल जाता है, ये ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है दीवार, वहाँ पे जो जो हमारा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब मूव कर जाएगी दीवार हमारी तो वहाँ पे ऐसे क्रैक्स हमें ऐसे करके उभरा हुआ हमें दिखता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं चिनाई की समस्याओं में उभड़ा हुआ क्या दर्शाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 17 का ए इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 18 क्वेश्चन है, चिनाई के लिए आधी जली हुई ईंटों का प्रयोग करना चाहिए। चिनाई में हम कभी आधी जली हुई ईंट प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ये सत्य होगा, ट्रू होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का 19 क्वेश्चन है, लंबी दीवार में खड़ी दरारें किसके कारण विकसित होती हैं। दीवार में पर्याप्त मात्रा में एक्सपेंशन जॉइंट ना देना, अगर बहुत ज़्यादा लंबी जॉइंट है, लंबी दीवार जा रही है, अगर हम उसमें कहीं एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें क्या आ रही हैं, खड़ी दरारें आ सकती हैं। या तापमान में परिवर्तन, अगर हमने यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दिया है तो टेम्परेचर जब चेंज होगा तो दीवार क्या होगी, एक्सपैंड करेगी, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे क्रैक्स आ जाएगा। संकुचन जोड़ न देना या श्रिंकेज जोड़ भी हम वहाँ पे अगर नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी वहाँ पे क्या आ सकता है, खड़ी दरारें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो आरसीसी स्लैब और दीवार के बीच स्लीप जोड़ ना देने के कारण लोड बियरिंग दीवार में दरार आना, मतलब ये कोई हमारा आरसीसी स्लैब है, ठीक है, कोई भी कॉलम्स है, इसके बीच में हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्लीप जोड़ नहीं दे रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। लोड बियरिंग वाले अगर नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोड जो जैसे हमने लोड दिया तो इसको इसमें क्या हो जाएगा, ये इसको बकलिंग होने के चांसेस, इसको फेल्यूर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और इसमें और ये जो है इधर उधर मोमेंट भी कर सकती है, जब ज़्यादा लोड आएगा तो इसमें मोमेंट भी हो सकता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या है, स्लीप जॉइंट देना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्लीप जॉइंट हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 20 का ए क्या है, राइट होगा। तो आज का हमारा आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कृपया चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।